नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे क्लासेस शॉर्ट्स पर। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी की सीरीज, जो आपका आज सेट 1 है। इस सीरीज के क्वेश्चन आपके आने वाली यूपी पुलिस की री एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरे 37 क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी को बंद ना करें। आपका यूपी पुलिस का पेपर दोस्तों कभी भी हो सकता है, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। जिससे आपका बीच में गैप आएगा तो आपको काफ़ी दिक्कत आएगी फिर आगे, ठीक है। तो चलिए, आज हम सेट 1 लेके आए हैं दोस्तों आपके लिए। आप लोग करिए। आप लोग इसमें कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। दोस्तों थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, इतना ध्यान रखना। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, ये हमें बताना दोस्तों। पहले का क्या है, इसमें कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा शब्द है वो तद्भव नहीं है। तो दोस्तों इसका जो आपका डी ऑप्शन है दृक, ये क्या है, दृक, ये तद्भव नहीं। ये दृक क्या है दोस्तों, ये दृक है हमारा तत्सम। क्या है दोस्तों, तत्समय। और हम दृक का जो तद्भव रूप होगा उसका वो क्या होगा दोस्तों, जो दृक का जो तद्भव रूप होगा वो हो जाएगा दृक। क्या हो जाएगा दोस्तों, दृग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये दृग हो जाएगा इस तरीका से, ठीक है। और ताला का क्या होता है दोस्तों, ताला का होता है तालक। ताला का तालक का तालक क्या होता है, तालक होता है, ठीक है। तत्सम रूप होता है इसका तालक। और तमोली का तत्सम रूप क्या होता है दोस्तों, तमोली का जो तत्सम रूप होता है वो होता है ताम्बलिक। क्या होता है, ताम्बलिक होता है। ये आपको ध्यान रखना, क्या होता है, ताम्बलिक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताम्बलिक होता है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, इनमें से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है। इनमें से जो अल्प विराम का चिन्ह है दोस्तों वो कौन सा, ये हमें बताना है। तो अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है इसमें, तो ये बताना है। बताइए कौन सा अल्प विराम का चिन्ह होगा दोस्तों इसमें। तो अल्प विराम का चिन्ह कौन सा दोस्तों, अल्प विराम का चिन्ह है इसमें, ये ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा जो बी ऑप्शन है ये हमारा अल्प विराम का चिन्ह है। ये आप देख सकते हो, ये इस तरीके से छोटा सा यूं करके लगा होता है, ठीक है। छोटा सा ये हमारा लगा होता है, ठीक है। और ये हमारा कौन सा, ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये वाला, ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। और ये वाला योजक चिन्ह जो डैश होता है दोस्तों, इस तरीके से डैश, ये हमारा योजक चिन्ह होता है। कौन सा होता है, ये होता है योजक चिन्ह होता है, ठीक है। और ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और ये होता है संबोधक, और ये वाला होता है हमारा संबोधक। ये इस तरीके से होता है, ये होता है संबोधक होता है, ठीक, संबोधक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा था, किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है। तो दोस्तों किसी को बुलाओ, इसमें जो किसी दे रखा है इसमें किसी क्या होगा ये बताना है हमें। यानी कि क्वेश्चन दे, किसी को बुलाओ वाक्य में जो किसी दे रखा है इनमें से क्या है। यह संयुक्त सर्वनाम है, या सार्वनामिक सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये यौगिक सर्वनाम विशेषण है। तो बताइए इसका दोस्तों क्या सही हो जाएगा। तो इसका सही होगा वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या दोस्तों, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी किसी क्या है, किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। तो क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों, ये आपको वीडियो डेली 9 बजे मिलेगी, तो आप देखना ना भूलें, ठीक है। ये हमारा गद्यांश दे रखा है, इसमें गद्यांश को पढ़कर हमें क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, उसके हिसाब से हम आपको इसमें छांट के तब उसका हम आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, उपयुक्त गद्यांश में इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है। हमें बताना दोस्तों, इसका सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है, तो इसका सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या बन जाएगा, ये हमें बताना है पहले तो, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन दे रखा है कि हमारा, तो सबसे पहले हम गद्यांश को देखते हैं। तो इसका शीर्षक दे रखा है, तो आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो। तो ऑप्शन को देख सकते हो दोस्तों, ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन क्या दे रखा है, हमारी शिक्षा का माध्यम और पाठ्यक्रम, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो इसका उपयुक्त शीर्षक होगा वो होगा हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम, यानी ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर होगा। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 5वां। तो क्वेश्चन 5वां दे रखा है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा का माध्यम किस भाषा में होना चाहिए। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारी जो शिक्षा का माध्यम वो कैसा होना चाहिए दोस्तों,
तो आप अगर आपको गद्यांश को पढ़ेंगे तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका क्या होना चाहिए, इसका भारतीय भाषा में होना चाहिए। किस में होना चाहिए दोस्तों, भारतीय भाषा में होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इनके जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों, इनके आंसर हमें उसी में मिल जाते हैं, हमें जो गद्यांश दिया था उसी में इसके आंसर हमें मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते छठवां। क्वेश्चन नंबर छठवां दे रखा है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा का माध्यम किस, ये तो हो चुका। ठीक है, नेक्स्ट दे रखे क्वेश्चन नंबर छठवां दे रखा है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हम किस तरह के जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं। दोस्तों बताइए, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हम किस तरह के जीवन से प्रवाह से दूर होते चले जा रहे हैं। बताइए, इसका सही आंसर है वो हमारा क्या बनेगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हमारा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 7वां दे रखा है, सब में व्याप्त रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है। क्या होगा दोस्तों, सब में व्याप्त रहने वाला है, क्या इसका सही होगा ऑप्शन। तो इसका जो दोस्तों सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा यानी कि सर्वव्यापी। सब में व्याप्त होने वाला कौन होता है दोस्तों, वो होता है सर्वव्यापी। कौन होता है, सर्वव्यापी होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां दे रखा है, पुत्र शोक में कौन सा समास है। पुत्र शोक में कौन सा समास है, ये हमें बताना है दोस्तों। पुत्र शोक में कौन सा समास है, पुत्र शोक में कौन सा समास है, तो बताइए इसमें कौन सा समास होगा दोस्तों। तो पुत्र शोक में जो समास होगा दोस्तों वो होगा हमारा तत्पुरुष समास। कौन सा होगा, पुत्र, इसमें होगा तत्पुरुष समास, यानी कि तत्पुरुष समास। तो पुत्र शोक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, वो होता है पुत्र के लिए शोक। क्या होता है, पुत्र शोक का अर्थ होता है पुत्र के लिए शोक। पुत्र के लिए क्या होता है, शोक। इसका पुत्र शोक का अर्थ होता है पुत्र के लिए शोक, यानी कि जिसमें कारक चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों वो क्या होता है हमारा, वो होता है तत्पुरुष समास होता है। जिनमें भी कारक चिन्हों का प्रयोग होता है वो होता है तत्पुरुष समास। ठीक है, तो आपका इसका आंसर सही हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां दे रखा है, महत्व में कौन सा प्रत्यय है। महत्व है दोस्तों, उसमें कौन सा प्रत्यय है महत्व में, बताइए महत्व में कौन सा प्रत्यय। तो महत्व में जो प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा तो प्रत्यय। क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो प्रत्यय हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां दे रखा है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है दोस्तों, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, बताइए। तो राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता था, इसमें हमारा बन जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। क्या बन जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी, जैसे लिखना क्या हो जाता है दोस्तों। तो जैसे लिखना का हो जाता है, जैसे लिखाना या मतलब किसी दूसरे से लिखाना या लिखवाना, इस तरीके से क्या हो जाता है। जैसे खाना का क्या, जैसे खाना क्या हो जाएगा दोस्तों, खाना का हो जाएगा खाना, खिलाना या खिलवाना। ऐसे काटना का मान लो कटाना या कटवाना, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं हमारी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11वां क्वेश्चन दे कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है, बताइए दोस्तों। ये कोर्ट मार्शल रचना है वो किस विधा की रचना है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों ये कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है, कोर्ट मार्शल क्या है, एक वो नाटक है। क्या है दोस्तों, ये एक नाटक है। कोर्ट मार्शल क्या है दोस्तों, कोर्ट मार्शल एक नाटक है। ठीक है, जिसे स्वदेश दीपक ने लिखा था। इसे किसने लिखा था दोस्तों, ये स्वदेश दीपक ने इसे लिखा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 के बाद 12वां क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई का क्या कहा जाता है। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहा जाता है। ठीक है, और वर्ड को क्या है, वर्ड को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, वर्ड को दो भागों में, कौन से, स्वर एंड व्यंजन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13वां। क्वेश्चन नंबर 13वां हमारा क्या दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13वां दे रखा है, पूर्ण दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। हमें इसी में दिशा बताना दोस्तों।
पूर्व दिशा के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त शब्द कौन सा है? पूर्व दिशा। तो दोस्तों यहाँ पूर्ण नहीं, यहाँ पे दोस्तों पूर्व है। क्या है दोस्तों? यहाँ पे पूर्व है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पूर्व दिशा के लिए कौन सा उपयुक्त शब्द? तो दोस्तों पूर्व दिशा के लिए क्या होता है हमारा? तो पूर्व दिशा के लिए होता है प्राची। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या होता है दोस्तों? प्राची होता है, ठीक है। उदीची किसके लिए होता है दोस्तों? उदीची। तो जो उदीची होता है मित्रों, वो होता है हमारा किसके लिए? उत्तर के लिए होता है। उदीची किसके लिए होता है? उत्तर के लिए होता है। और प्रतीची किसके लिए होता है दोस्तों? प्रतीची। अब बात करते हैं प्रतीची की। और जो ये प्रतीची होता है दोस्तों, वो होता है हमारा पश्चिम के लिए। किसके लिए होता है? पश्चिम के लिए। किसके लिए होता है दोस्तों? प्रतीची यानी पश्चिम के लिए, आपको ध्यान रखना है। और जो अबाची होता है दोस्तों, अबाची होता है, ये होता है दक्षिण के लिए। किसके लिए होता है? और जो अबाची होता है, ये होता है दक्षिण के लिए। ये आपको चारों दिशाएं याद रखनी है। यानी कि जो प्राची होता है यानी जो छोटा है, जैसे पूर्व और प्राची, पूर्व और प्राची, ये किसका हो जाएगा? ये पूर्व का हो जाएगा। उदीची जिसमें ऊ आ रहा है, उदीची में ऊ आ रहा है, तो ये उत्तर के लिए हो जाएगा। और प्रतीची प आ रहा है, तो ये पश्चिम के लिए हो जाएगा। बचा क्या? अबाची दक्षिण के लिए हो जाएगा। ये ठीक इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14वां। क्वेश्चन नंबर 14वां देखा, इनमें से आलवार महिला संत का नाम क्या है? इनमें से आलवार संत महिला का क्या नाम है दोस्तों? आलवार संत महिला का क्या नाम, ये बताना है दोस्तों। तो इसमें आलवार संत महिला का नाम क्या है दोस्तों? आंडाल है। क्या चीज़ है? आंडाल नाम है। क्या है नाम? आंडाल, ठीक है। ये दोस्तों ये किसकी? ये विष्णु या नारायण की। ये लोग क्या करते थे? ये विष्णु या नारायण की उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे दोस्तों? विष्णु नारायण की उपासना। इसमें कुल जो कुल आलवार संतों की संख्या थी दोस्तों, वो थी कितनी? 12 थी। कितनी थी? इसमें कुल संख्या थी वो थी 12। इनमें से क्या थी? आंडाल थी। आंडाल जिन्हें एक आंडाल थी, एक महिला संत थी। इन्हें जो 12 जो कैंडिडेट थे, इनमें से केवल जो आंडाल थी एक महिला संत थी। कौन थी दोस्तों? ये महिला संत थी आंडाल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 15वां। क्वेश्चन नंबर 15 में देखा, इनमें से हानुष नाटक के लेखक कौन है? हानुष नाटक के जो लेखक है दोस्तों, वो कौन है, ये बताना है। तो जो हानुष नाटक के लेखक हैं दोस्तों, वो हैं भीष्म साहनी। कौन है? भीष्म साहनी है। कौन है दोस्तों? भीष्म साहनी है, हानुष नाटक के लेखक हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां। तो क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है दोस्तों, बेगमपुरा की अवधारणा को इनमें से किस कवि ने प्रस्तुत किया है? जो बेगमपुरा की दोस्तों अवधारणा है, इनमें से किस कवि ने इसे प्रस्तुत किया था दोस्तों, यह बताना है। बताइए। तो दोस्तों जो बेगमपुरा की अवधारणा थी, इसे भक्त काल के महान संत रविदास ने इसे प्रस्तुत किया। किसने? ये भक्ति काल के महान संत रविदास ने इसे प्रस्तुत किया था। ये किस काल के दोस्तों? ये भक्ति काल के कवि थे। ये कौन? रविदास। किस काल थे? भक्ति काल थे। तो ये बेगमपुरा की अवधारणा थी दोस्तों, इसे रविदास ने प्रस्तुत किया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 17वां। क्वेश्चन नंबर 17 में कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? जो कुंवर नारायण थे दोस्तों, उन्हें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वो किस वर्ष मिला था, ये हमें बताना है। तो दोस्तों ये कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों, वो मिला था 2005 में। कब मिला था? वो मिला था 2005 में। ठीक है, कब मिला था? 2005 में मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 17 का 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों क्या बताना है हमें? इनमें से कौन सा जो शब्द है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? बताइए, इसमें से कौन सा शब्द है जो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? तो इसमें जो भारतीय इसमें भारतीय है, वो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। किसका पर्यायवाची नहीं है? लक्ष्मी भारती का पर्यायवाची नहीं है। और जो लक्ष्मी पर्यायवाची कौन कौन सा दोस्तों? लक्ष्मी पर्यायवाची होते हैं चंचला हो गया, कौन सा? चंचला, अमला, चंचला, अमला, इंद्राश्री, कमला, भारती, और देखो भारती कौन सा? भारती, बागेश्वरी, बागवा देवी, शारदा, हंसवाहिनी, सरस्वती, ज्ञानंदा, ये सभी कौन से क्या दोस्तों? ये सभी लक्ष्मी के समानार्थी शब्द हैं। कौन से शब्द हैं दोस्तों? ये सभी लक्ष्मी के समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 के बाद 19वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19वां दे रखा है हमारा, वो दे रखा है,
इस चिन्ह को क्या कहा जाता है, बताइए इस चिन्ह को क्या कहा जाता है। तो ये चिन्ह दिख रहा होगा आपको इस तरीक़ा से यूँ और इस तरीके से यूँ करके, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है अर्धविराम। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है अर्धविराम। क्या कहा जाता है, अर्धविराम कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है, अर्धविराम इसे कहा जाता है। ठीक है, अर्धविराम, अर्धविराम इसे कहा जाता है। ठीक है, और निर्देशक चिन्ह क्या होता है दोस्तों, निर्देशक, तो निर्देशक चिन्ह क्या होता है, निर्देशक चिन्ह होता है कुछ इस तरीके से। किस तरीके से होता है दोस्तों, ये यों और यों और यों, ये बिंदु रखे। अल्पविराम क्या होता है, अल्पविराम तो आपको पता ही, अभी कुछ पीछे आया था, यूं थोड़ा सा इस तरीके से होता है। ठीक है, पूर्णविराम क्या होता है दोस्तों, पूर्णविराम ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से पूर्णविराम होता है। और अल्पविराम क्या, ठीक है, और अर्धविराम तो आपको पता ही है, अर्धविराम क्या ये दे रखा है, अर्धविराम होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20वां। क्वेश्चन नंबर 20वां दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था। इनमें से गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था। तो इस गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया था दोस्तों, वो किया था गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया था, ये गुरु अर्जुन देव ने किया था। ये सिखों कौन से गुरु थे दोस्तों, ये सिखों के 5वें गुरु थे दोस्तों। कौन थे, ये सिखों के 5वें गुरु थे। कौन से गुरु थे, 5वें गुरु थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21वां। क्वेश्चन नंबर 21वां दे रखा है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है दोस्तों। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। दोस्तों पा का जो उच्चारण स्थान होता है वो ओष्ठ होता है, जो ता वर्ग का उच्चारण स्थान होता है वो दंती होता है, और जो गा होता है वो कंठ होता है, और चा होता है वो तालव्य होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22वां। क्वेश्चन नंबर 22वां दे रखा है, इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा। इनमें से गणनावाचक विशेषण का कौन सा उदाहरण, ये हमें बताना है दोस्तों। गणनावाचक विशेषण का कौन सा उदाहरण है, तो दोस्तों बताइए। तो दोस्तों इसमें गणनावाचक विशेषण का उदाहरण वो हो जाएगा, इसमें तीन, जैसे तीन हो गया, ये क्या है दोस्तों, तीन दे रखा है, तीन हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इस तरीके। ये क्या होता है दोस्तों, ये गणनावाचक होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों, गणनावाचक होते हैं। और बात करें जैसे जैसे तीसरा दे रखा है यहाँ पे दे रखा, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसको आप कहीं पर नोट कर लो। अक्सर इस वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि गणनावाचक कौन सा है, या आवृत्तिवाचक कौन सा है, या समुदायवाचक कौन सा है, या क्रमवाचक कौन सा है, इस तरीक़े से। ठीक है, तो जैसे इसमें दिया तीसरा, जैसे तीसरा दिया, जैसे तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां हो गया, ये क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं हमारे क्रमवाचक विशेषण। क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं क्रमवाचक। क्या होते हैं, ये क्रमवाचक होते हैं। और जैसे हो गया तिगुना, चौथा, 5वां, ये होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं आवृत्तिवाचक होते हैं। ये होते हैं आवृत्तिवाचक। क्या होते हैं, आवृत्तिवाचक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, आवृत्तिवाचक होते हैं। और जैसे तीनों, चारों, 5, ये क्या होते हैं, ये समुदायवाचक होते हैं। ये होते हैं समुदायवाचक। क्या होते हैं दोस्तों, ये समुदायवाचक होते हैं, तीनों, चारों, 5। तो आपको ध्यान रखना है, इससे कन्फ्यूजन नहीं होना। जैसे आ जाए 3, 4, 5, ये क्या होते हैं, गणनावाचक होते हैं। और ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, ये क्रमवाचक होते हैं। और आ जाए तिगुना, चौथा, 5वां, नहीं तिगुना, चौगुना, 5 गुना, 6 गुना, ये क्या होते हैं दोस्तों, ये आवृत्तिवाचक होते हैं। और ये तीनों, चारों, 5 ये होता है समुदायवाचक। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23वां। क्वेश्चन नंबर 23वां देखिए, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, ये हमें बताना है दोस्तों। इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है दोस्तों, इसका सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये किससे मिलकर बना था, ये मिलकर बनता है का और प्लस के साथ से। किससे मिलकर बना होता है दोस्तों, ये बना होता है का और प्लस के साथ से, इस तरीके से। यहाँ पे थोड़ा इसमें इस तरीके से होता है का प्लस के साथ से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24वां। तो क्वेश्चन नंबर 24वां दे रखा है हमारा, वो दे रखा है पंचामृत में इनमें से कौन सा समास है दोस्तों। इनमें से पंचामृत में कौन सा समास है। तो दोस्तों पंचामृत में कौन सा समास है, वो होगा द्विगु समास। क्या होता है, क्या होता है, द्विगु समास। ये द्विगु समास क्या होता है दोस्तों, द्विगु समास से होता है यानी जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाची होता है दोस्तों। क्या होता है, जो होता है संख्यावाची, तो वो क्या होता है हमारा, वो द्विगु समास होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25वां। क्वेश्चन नंबर 25वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है, इनमें से कौन से कवि अष्ट छाप में सम्मिलित नहीं हुए हैं, बताइए।
इनमें से कौन से कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं हैं? तो इनमें से कौन से कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है? तो उसका ऑप्शन से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हरिदास जी। हरिदास जी क्या है? तो अष्टछाप कवि में सम्मिलित नहीं, हरिदास जी। ठीक है, हरिदास जी। ठीक है, ये कौन है दोस्तों? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, ये बताना है 27 में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, बताइए। दोस्तों इसका तद्भव शब्द हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा दिवाली। क्या हो जाएगा दोस्तों? दिवाली हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दिवाली। ये क्या? तद्भव। और दिवाली का जो तत्सम क्या होता है दोस्तों? दिवाली का तत्सम रूप होता है वो होता है हमारा दीपावली। क्या होता है दोस्तों? दीपावली होता है। क्या होता है? दिवाली का जो तत्सम रूप होता है वो होता है दीपावली। क्या होता है दोस्तों? दीपावली होता है। ठीक है, दिवाली का जो तत्सम रूप होता है वो होता है दीपावली होता है, दीपावली। ठीक है, दीपावली होता है। ठीक, और द्विवेदी क्या होता है दोस्तों? द्विवेदी क्या? द्विवेदी तत्सम रूप दे रखा है। द्विवेदी क्या दे रखा है दोस्तों? द्विवेदी दे रखा है तत्सम रूप। तो द्विवेदी का जो तद्भव रूप हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो द्विवेदी का तद्भव रूप होता है वो होता है दुबे होता है। क्या होता है? दुबे होता है, दुबे दुबे। ठीक है, और दोलिका का क्या होता है दोस्तों? दोलिका। तो धात्री का धात्री क्या हो जाएगा दोस्तों? धात्री का है, धात्री का होता है दाई। क्या होता है? धात्री का दाई। दोलिका कुछ नहीं होता है। ठीक है, धात्री का होता है? धात्री का होता है दाई। धात्री का धात्री तत्सम रूप है दोस्तों। धात्री क्या है? तत्सम रूप है, तो उसका तद्भव रूप का होता है, तद्भव रूप होता है दाई होता है। ठीक है, और जो दिवाली दे रखा है दोस्तों, दिवाली, ये क्या है दोस्तों? दिवाली तद्भव रूप है। हमें क्या बताना था? हमें बताना इसमें कौन सा तद्भव है। क्या है? कौन सा तद्भव है? तुम्हारा क्या है? दिवाली तद्भव था, और उसका दिवाली का तत्सम रूप होता है वो होता है दीपावली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28वां। तो क्वेश्चन नंबर 28वां दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? हमें क्या इसमें शुद्ध वाक्य को बताना है बस। मैंने पुस्तक पढ़ा, राम के अनेकों नाम हैं, मैंने पुस्तक पढ़ी, मेरे को जाना। इसका सही कौन सा हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैंने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, चलिए 29 क्वेश्चन देखते हैं। 29वां। तो 29वां क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन है? जो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष जी थे वो कौन थे दोस्तों? तो प्रथम राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष है दोस्तों वो थे बीजी खेर। कौन थे? बीजी खेर थे। हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30वां। तो क्वेश्चन नंबर 30वां दे रखा है, इनमें से कौन सी भाषा बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है? दोस्तों बताइए, इनमें से कौन सी भाषा बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है, ये हमें बताना है। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी भाषा बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो बताइए, इसका सही आंसर है वो दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा मलयालम। क्या हो जाएगा? मलयालम। ये क्या है? ये बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है दोस्तों। ये किस परिवार की भाषा है दोस्तों? जो मलयालम है वो द्रविड़ परिवार की भाषा है। किस परिवार की भाषा है दोस्तों? ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और जो बाकी ये तीन दे रखी दोस्तों, ये हमारी बहुरूपी परिवार की भाषा है। जैसे हिंदी हो गया हमारा, मराठी हो गया हमारा, और ये गुजराती, ये तीनों क्या है दोस्तों? ये तीनों बहुरूपी परिवार की भाषाएं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 31वां। क्वेश्चन नंबर 31वां दे रखा है, वह आया है इनमें से किस काल का उदाहरण? वह आया है, बताइए किस काल का है ये उदाहरण? वह आया है, बताइए दोस्तों ये किस काल का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है पूर्व वर्तमान काल का, यानी कि वह आया है पूर्व वर्तमान काल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32वां दे रखा है, इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है? दोस्तों बताइए, इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम हो जाएगा? पाश्चात्य का विलोम क्या होगा? तो इसमें जो पाश्चात्य का विलोम होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही। यानी कि जो पाश्चात्य का विलोम शब्द होता है वो होता है पौर्वात। क्या होता है दोस्तों? पौर्वात तो होता है। ठीक है, शाश्वत का होता है, क्या होता है दोस्तों? शाश्वत का होता है क्षणिक। क्या होता है? शाश्वत का क्षणिक होता है, क्षणिक। और पूर्ववर्ती का क्या होता है दोस्तों? पूर्ववर्ती का होता है उत्तरवर्ती या परवर्ती। यानी उत्तरवर्ती या परवर्ती, उत्तरवर्ती होता है या परवर्ती। क्या चीज? या परवर्ती। ठीक है, और विदेशी क्या होता है? विदेशी का आपको पता है, विदेशी का होता है देशी।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33वां। क्वेश्चन नंबर 33वां दे रखा है, निम्न वाक्य गरीबों को दान में, निम्न वाक्य में गरीबों को दान दो में किस कारक का उदाहरण हुआ, किस कारक का प्रयोग हुआ दोस्तों बताइए। तो इसमें कौन से कारक का प्रयोग हुआ दोस्तों, इसमें हुआ है अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है दोस्तों, एक दोस्तों इसमें क्या है कि गरीबों को दान दो, इसमें अपादान नहीं क्या हो जाए दोस्तों, अपादान तो वो होता है जैसे किसी से अलग होता है वो होता है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा संप्रदान। क्या होगा, इसमें हो जाएगा संप्रदान, हमारा सही क्या हो जाएगा, संप्रदान, यानी गरीबों को दान दो यानी कि संप्रदान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34वां। क्वेश्चन नंबर 34वां, कर्ता ने जिन का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है बताइए। कर्ता ने यानी कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से किस में होता है, ने चिन्ह का प्रयोग सामान्य भूतकाल में होता है, या सामान्य वर्तमान काल में होता है, या सन्निहित भूत में होता है, या सामान्य भविष्य काल में होता है बताइए दोस्तों। कर्ता का चिन्ह का जो प्रयोग होता है वो कर्ता में जो ने चिन्ह का प्रयोग होता है वो कहाँ पे होता है दोस्तों, जो कर्ता में ने चिन्ह का प्रयोग होता है वो होता है सामान्य भूतकाल में। किसमें होता है, वो होता है सामान्य भूतकाल में। ठीक है, किसमें होता है, सामान्य भूतकाल में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। किसमें होता है दोस्तों, सामान्य भूतकाल में। जैसे राम ने रावण को मारा, जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, किसको मारा, रावण को मारा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कर्ता ने का चिन्ह का प्रयोग होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35वां 35वां क्वेश्चन क्या दे रखा है। 35वां क्वेश्चन है, घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना, इसका क्या अर्थ होगा दोस्तों, इस मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा, घी के दिए जलाना इन अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना, यानी कि अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 36वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 36वां क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी बताइए, बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। तो कौन सा था दोस्तों, वो तो चंद्रकांता। कौन सा था दोस्तों, वो था चंद्रकांता था। कौन सा था, चंद्रकांता था। ठीक है, जिसके लेखक कौन थे दोस्तों, आपको लेखक पता होना चाहिए। इसके जो लेखक थे चंद्रकांता के वो थे देवकी नंदन खत्री। कौन थे दोस्तों, देवकी नंदन खत्री थे। इसके जो राइटर थे दोस्तों वो थे देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री थे। ठीक है, नंदन खत्री। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37वां। तो क्वेश्चन नंबर 37वां, छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा होगा, छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, छलिया में। तो दोस्तों छलिया का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होता है, छल, क्या हो जाएगा इसका, छल प्लस के इया, क्या हो जाएगा, छल प्लस के इया। जो बाद में जोड़ता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, बाद में जोड़ता है उसे कहते हैं, वो होता है प्रत्यय होता है, जो पहले जोड़ता है वो होता है उपसर्ग होता है। तो इसमें जो प्रत्यय क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा इया, प्रत्यय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इया। थैंक यू दोस्तों। तो आज की वीडियो को हम दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।